हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण। जो कि इटली देश है वो पहले अलग अलग जो है प्रांतों में विभाजित था, जिन सभी प्रांतों को मिलाकर एक करने का काम किया गया। इसी को इटली के एकीकरण के नाम से जाना गया। जिस प्रकार भारत अलग अलग छोटे छोटे रियासतों में विभाजित था, जो कि लगभग 562 या 65 थीं, उन सभी प्रांतों को मिलाकर यानी रियासतों को मिलाकर एक करने का कार्य भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसी प्रकार इटली के अंदर कुछ लोगों द्वारा इटली को एक देश बनाने का कार्य किया गया। इसी को इटली का एकीकरण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इटली के मैप को देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से इटली के क्षेत्र थे, उनके क्या नाम थे और कितने चरणों में इटली का एकीकरण पूरा हुआ, किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका इस एकीकरण में रही। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे इटली के कुछ क्षेत्र हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो लोम्बार्डी, वेनेशिया, रोमानिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स, नीस, सार्डिनिया, पिगमोंट, सेवॉय, ये तो कुछ क्षेत्र हैं जो कि उत्तरी इटली की तरफ हैं। इसमें से सेवॉय और नीस ये क्षेत्र जो है फ्रांस को मिल जाएंगे। तो वो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कैसे क्या होगा। अब जो मैप में हम देख रहे हैं यह है दक्षिण इटली का क्षेत्र, और इसमें अगर हम देखें जैसे रोम, सिसिली, सार्डिनिया, ये कुछ क्षेत्र जो है दक्षिण इटली में आते हैं। तो कितने चरणों में इटली का एकीकरण हुआ, अर्थात इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक इटली का निर्माण किया गया। तो इसके 4 चरण थे जो कि यहाँ दर्शाए गए हैं। जैसा कि पहला लोम्बार्डी शहर या लोम्बार्डी स्थान जब इटली में मिला तो ये इसका पहला चरण कहलाया। दूसरे चरण में परमा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स, सिसिली ये सभी प्रांत मिले। तीसरे चरण में वेनेशिया और चौथे चरण में रोम इटली को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 4 चरणों में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। तो पहले में यहाँ क्षेत्र दे रखे हैं लोम्बार्डी, नीस और सेवॉय। दूसरे में परमा, मोडेना, टस्कनी, नेपल्स और सिसिली। तीसरे में है वेनेशिया और चौथे में है रोम। आइए अब इटली के एकीकरण को समझते हैं। पहले इटली की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो इटली जो है, जैसा कि हमने यहाँ पर एक मैप उसको समझने के लिए बना रखा है। तो इटली की राजधानी है रोम और इसके पूर्व में एड्रियाटिक सागर स्थित है। पश्चिम में अगर बात की जाए टिरहेनियन सागर स्थित है और इसके दक्षिण में इयोनियन सागर स्थित है। और इटली के अंदर ही विश्व का सबसे छोटा देश जो कहा जाता है वेटिकन सिटी, वो भी इसी के अंदर स्थित है। तो वर्तमान समय में इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रोम जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से ईसाई धर्म की कैथोलिक शाखा को मानते हैं। अब कैथोलिक शाखा वो है जो मुख्य रूप से पोप यानी जो रोम में जो चर्च होता है उसमें विश्वास रखती है। इसके साथ यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया। जैसे काबूर, ये पिडमोंट प्रांत जो था उसका प्रधानमंत्री था। गैरीबोल्डी जो कि मैजनी का शिष्य था, और मैजनी जो है एक गणतंत्रवादी विचारक या दार्शनिक था। इसके बाद विक्टर इमैनुअल, तो विक्टर इमैनुअल था पिडमोंट का राजा और उसका प्रधानमंत्री कौन था? काबूर। जिस प्रकार प्राचीन भारत में पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और उसका प्रधानमंत्री चाणक्य, उसी प्रकार
पिडमोंट का राजा है विक्टर इमैनुअल और उसका प्रधानमंत्री है काबूर। तो ये तो वर्तमान की स्थिति हमने जानी, और उसी के साथ साथ इटली को एक करने में जिन लोगों का योगदान था उनके नाम हमने जाने, जैसे काबूर, गैरिबोल्डी, मेजनी और विक्टर इमैनुअल। तो सबसे पहले इटली के एकीकरण से पूर्व की स्थिति, यानी एक होने से पहले इटली कैसा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इटली अनेक छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था या क्षेत्रों में बटा हुआ था। इन क्षेत्रों या प्रांतों पर अलग अलग राजाओं का अधिकार था। इसी के साथ साथ बाहरी देशों का भी प्रभाव इटली में था, जिसके कारण इटली को एकीकरण की प्रक्रिया जो है यहाँ आसान नहीं थी। यानी इटली को एक करना इसी कारण यहाँ आसान नहीं था। अब हम जो है इटली कौन कौन से प्रांतों या क्षेत्रों में विभाजित था, एक बार फिर से उनके नाम यहाँ देखेंगे। तो जैसे उत्तर में बात की जाए नीस और सेवॉय, पिडमोंट, लोम्बार्डी, वेनेसिया। तो लोम्बार्डी और वेनेसिया पर जो है ऑस्ट्रिया देश का नियंत्रण था। इसी के साथ रोमागना, परमा, मेडोना, टस्कनी। परमा, मेडोना, टस्कनी इन क्षेत्रों पर जो ऑस्ट्रिया का था उसी का प्रभाव था। यानी यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव है और यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव है इन क्षेत्रों पर। रोम क्षेत्र जो है यहाँ पर जो पोप यानी चर्च जो है उसका प्रभाव है, और रोम में जो है फ्रांस की सेना भी नियुक्त थी। फ्रांस की सेना भी नियुक्त थी। तो हम अगर समझें तो फ्रांस का भी प्रभाव था इटली के क्षेत्र में और ऑस्ट्रिया का भी प्रभाव था। ये जो दक्षिण की तरफ है ये क्षेत्र है सिसिली द्वीप। तो ये पूरा सिसिली द्वीप है। इसी के साथ यहाँ पे जो प्रांत है उसका नाम है नेपल्स। ये सार्डिनिया द्वीप है। तो इस प्रकार ये कुछ नाम यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो इधर लिखा हुआ पिडमोंट, उसका राजा विक्टर इमैनुअल और उसका प्रधानमंत्री काबूर। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि इटली के भाग तो अनेक हैं और ये यहाँ अलग अलग राजाओं के हाथ में हैं, और कुछ क्षेत्रों पर तो दूसरे देशों का भी प्रभाव है। तो इन सभी प्रभावों को समाप्त करके, यानी जो बाहरी देश हैं इनको इटली से बाहर निकालकर और सभी राजाओं को एकत्रित करके, यानी इन सभी प्रांतों को मिलाकर एक इटली का निर्माण करना है। उसी को इटली का एकीकरण कहा जाएगा। तो देखने में तो यह आसान बिल्कुल नहीं लगता। अब यह प्रक्रिया किस तरीके से पूरी होगी आगे इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इटली के एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से तत्व थे जो इटली के एकीकरण में रुकावट थे। पहला, इटली की भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही, जैसे यहाँ का समाज विभाजित था। जैसे उत्तरी क्षेत्र में यानी उत्तरी इटली में तो अधिकतम विकसित क्षेत्र था और यहाँ अधिकतम संपन्न लोग रहते थे, जबकि दक्षिण इटली में बात की जाए ग्रामीण या गरीब वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा, मध्य इटली पर अर्थात जो रोम का क्षेत्र था वहाँ पर पोप का साम्राज्य था और यहाँ फ्रांस की सेना नियुक्त की गई थी। तीसरा पॉइंट, कुलीन वर्ग जो था, जो राजा वर्ग है और उनके जो सामंत हैं, वो नहीं चाहते कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि ऐसा होने से राजतंत्र समाप्त हो जाएगा और उनकी राजगद्दी चली जाएगी। चौथा अगर पॉइंट देखें, इटली के लोम्बार्डी और वेनेसिया क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। तो यानी बाहरी देशों का भी हस्तक्षेप देखने मिलता है। इसी के साथ जो नेपल्स और सिसिली है उस पर फ्रांस का जो वंश था, बुर्बो वंश, उसके राजाओं का प्रभाव था। इसी के साथ इटली का जो राजनीतिक जो बनावट थी या छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, तो उन सभी राज्यों को एक करना ये भी एक चुनौती थी। परमा, मेडोना, टस्कनी में ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिक का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। तो हमें ये समझ में आया कि एक तो इटली के ही अंदर बहुत सारे राजा हैं, उनसे उनका राजपाट छीनकर
एक इटली बनाना है, और दूसरा ये समझ में आया कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का भी प्रभाव इटली के अंदर है, उसे समाप्त करना है। तो ये दो मुख्य रूप से हम चुनौती बोल सकते हैं। अब इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, कैसे हमें लग रहा था कि इटली का एकीकरण हो सकता है। अब सहायक तत्वों पर चर्चा करते हैं। तो सहायक तत्वों में पहला बिंदु है जैसे मैजनी, जियोबर्टी, काबूर जैसे लोगों का नेतृत्व। यहाँ पर हम एक व्यक्ति गैरीबाल्डी या बोल्डी, इसका भी नेतृत्व लिख सकते हैं। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना बनाई थी और दक्षिण इटली को एक किया था। आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, नेपोलियन द्वारा इटली के जीते गए क्षेत्रों में समानता लागू करना, यानी नेपोलियन ने इटली के जितने भी क्षेत्र को जीता वहाँ लोगों को समान अधिकार दिए, तो लोगों के अंदर भी इससे एकीकरण की भावना जागृत हुई। तीसरा पॉइंट, मैजनी द्वारा यंग इटली नामक संस्था का गठन करना। चौथा पॉइंट, कार्बोनरी यानी कोयला मजदूर संस्था की भूमिका। एक संस्था बनी थी कार्बोनरी, जो कि कोयला मजदूरों की संस्था थी, इसकी भी भूमिका रही। पांचवा पॉइंट, कोयला, लोहा, कागज, स्याही के प्रयोग से एकीकरण में सहायता, यानी कोयला और लोहे के प्रयोग से औद्योगिकरण हुआ, जिससे लोगों को कार्य के अवसर प्राप्त हुए, यानी काम करने के अवसर प्राप्त हुए। वहीं कागज और स्याही ने लोगों को जागृत किया, यानी लोगों में एक समझ की भावना पैदा की। तो ये इटली के एकीकरण में सहायक तत्व थे। सहायक तत्वों के बाद हम बात करने वाले हैं कार्बोनरी संस्था के बारे में। तो यह इटली के अंदर जो कोयला मजदूर होते थे उनकी एक संस्था थी, और ये मुख्य रूप से इटली के अंदर गुप्तचरी किया करते थे या जासूसी किया करते थे। इसका गठन जो है 1810 में किया गया था। इसकी शाखाएं संपूर्ण इटली में फैली हुई थी। मैजनी जो था शुरू में इस संस्था का सदस्य था। तो जो कार्बोनरी संस्था थी उसके कार्यों की बात की जाए तो उसके कार्य क्या थे, जैसे इटली से विदेशी शक्तियों को बाहर निकालना। जैसे बाहरी शक्ति कौन कौन सी थी, जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस। दूसरा, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना। तीसरा, देखा जाए तो गुप्त रूप से जानकारी जुटाना और इटली के एकीकरण को सफल बनाना। तो ये तो थी कार्बोनरी संस्था, यानी कोयला मजदूरों की संस्था, जो कि एकीकरण के लिए कार्य कर रही थी। तो ये भी अपने आप में एक बेहद ही रोचक बात है कि कोयला मजदूर भी इटली का एकीकरण चाहते थे। अब हम पढ़ने वाले हैं मैजनी जो है। मैजनी की अगर हम बात करें तो एक ये बुद्धिजीवी व्यक्ति है इटली का, और इसने जो है यंग इटली नामक संस्था ये बनाएगा। तो मैजनी ने वर्ष 1830 में यंग इटली नामक संस्था का गठन किया, और पहले मैजनी कार्बोनरी संस्था में ही था, लेकिन ये इससे अलग हो गया था। यानी मैजनी जो है 30 में अलग हुआ है और 31 में इसने यंग इटली नामक संस्था बनाई है। अब यहाँ पर जो यंग इटली संस्था है मैजनी की, उसके कार्यों को समझें तो क्या कार्य थे। देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, एकीकरण में किसी भी बाहरी शक्ति की सहायता ना लेना, यानी किसी भी बाहरी देश की सहायता मत लो। इटली के अंदर जाति धर्म के भेदभाव को समाप्त करना और लोगों को देश प्रेम, त्याग और संघर्ष के लिए तैयार करना, ऐसे कुछ कार्य इसके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं पिडमोंट के बारे में। तो पिडमोंट जो है इटली का एक क्षेत्र है, या हम बोल सकते हैं एक प्रांत या एक राज्य है इटली का। जिस प्रकार जर्मनी में अगर हम बात करें तो जर्मनी का एकीकरण वहाँ का एक प्रांत था प्रशा, उसके नेतृत्व में हुआ था। उसी प्रकार इटली का एकीकरण जो है पिडमोंट के नेतृत्व में हुआ। यानी जितने भी प्रांत थे, राज्य थे इटली के अंदर, तो उनमें उन सभी राज्यों का नेतृत्व कौन सा राज्य कर रहा था? पिडमोंट, इटली के एकीकरण में। तो पिडमोंट तो है इटली का एक क्षेत्र। यहाँ का प्रधानमंत्री जो था वो था काबूर, प्रधानमंत्री था काबूर, जो कि वर्ष 1852 में प्रधानमंत्री के पद पर बैठा।
और यहाँ के राजा की बात की जाए तो राजा का नाम था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल यहाँ का राजा था, इमैनुअल, और उसका प्रधानमंत्री था काबूर। अब काबूर भी जो है इटली के एकीकरण में योगदान देगा। तो काबूर के योगदान को समझते हैं। तो यह इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को मुख्य विरोधी मानता था, क्योंकि आपको भी पता है ऑस्ट्रिया ने सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर प्रभाव जमा रखा था इटली के। इसी कारण ये मानता था कि इटली को एक करने में अगर कोई रुकावट है तो वो है ऑस्ट्रिया देश। अर्थात जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया के राजा जिसका नाम था मेटरनिक का प्रभाव था, जिसे काबूर समाप्त करना चाहता था। यानी काबूर का कहना था कि ऑस्ट्रिया को सबसे पहले इटली के क्षेत्रों से बाहर निकालो, तब इटली का एकीकरण सफल हो सकता है। तो अब यहाँ से इटली के एकीकरण के पहले चरण की शुरुआत हो जाती है। यानी पहला चरण शुरू होगा यहाँ से इटली के एकीकरण का, और इसकी शुरुआत होगी प्लोम्बियर्स की संधि के द्वारा, जो कि 1858 में हुई थी। अच्छा, प्लोम्बियर्स की संधि जो इटली में पिडमोंट प्रांत है उसका प्रधानमंत्री काबूर करेगा, किसके साथ? फ्रांस के राजा नेपोलियन थर्ड के साथ ये संधि करता है। अच्छा, ये संधि इस वजह से काबूर ने की है नेपोलियन से कि काबूर जो है फ्रांस से सहायता चाहता है, सैनिक सहायता, और नेपोलियन थर्ड जो है काबूर को 2 लाख सैनिकों की सहायता भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब काबूर क्यों बोल रहा है सहायता के लिए? क्योंकि काबूर बोलता है नेपोलियन थर्ड से कि लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा कर रखा है किसने? ऑस्ट्रिया ने। तो ऑस्ट्रिया को यहाँ से बाहर भगाने में मेरी सहायता करो। तो नेपोलियन थर्ड ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख सैनिक दूंगा और तुम लोम्बार्डी और वेनेशिया को अपने क्षेत्र में मिला लो, यानी ऑस्ट्रिया को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो ये समझौता हो जाता है। इस संधि को कहा गया प्लोम्बर्स की संधि। अब यहाँ पे नेपोलियन थर्ड यानी फ्रांस को भी लालच था, तो काबूर ने कहा था फ्रांस से कि हम आपको नीस जो शहर है, नीस और सेवॉय जो कि अभी हमने नक्शे में देखे थे, ये हम फ्रांस को दे देंगे। तो ये संधि हो गई पक्की इन दोनों के बीच में कि ठीक है ऐसा ही करेंगे। अब युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध में क्या हुआ? इटली जो है लोम्बार्डिया को जीत जाता है, लोम्बार्डी प्रांत को जीत लेता है। लेकिन उसी बीच में क्या होता है कि 1859 में इटली व ऑस्ट्रिया के बीच जैसे युद्ध शुरू हुआ था, तो लोम्बार्डी प्रांत को तो जीत लिया, लेकिन अभी भी वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधिकार में था। अब ऐसा क्यों हुआ? यानी एक प्रांत को तो जीत लिया लोम्बार्डी को, लेकिन वेनेशिया को नहीं जीत पाया इटली। इसका कारण ये था कि फ्रांस ने अब ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर ली और वो युद्ध से बाहर हो गया। अब इसी को कहा गया, जब फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि की, जो कि 1859 में की है, इस संधि का नाम है बेल्ला फेक्रो की संधि। तो अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस संधि के द्वारा फ्रांस ने इटली की सहायता करने से मना कर दिया था। अब इस संधि को समझे। बेल्ला फेक्रो की संधि जो कि 1859 में हुई है, नेपोलियन थर्ड और ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिक। इस संधि के द्वारा फ्रांस ने इटली को सैनिक सहायता देने से मना कर दिया, जिसके कारण काबूर द्वारा बनाई गई जो एकीकरण की योजना थी वो अवरुद्ध हो गई, यानी रुक गई, और केवल एक क्षेत्र पर अधिकार कर पाए, और वो कौन सा था? यानी लोम्बार्डी पर ही अधिकार हुआ, वेनेशिया पर अभी अधिकार नहीं हुआ। अब यहाँ इतिहासकारों का कथन देखेंगे। इतिहासकारों ने क्या कहा? तो इतिहासकारों ने कहा कि अभी एकीकरण के विजय उल्लास का प्याला होठों से लगा ही था कि वह गिरकर चकनाचूर हो गया। यानी अभी लोम्बार्डी को जीता ही था और वेनेशिया को जीतने वाले थे, लेकिन बीच में ही फ्रांस ने विश्वासघात कर दिया। जो बेल्ला फेक्रो की संधि की थी उसे जो है विश्वासघात की संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या हुआ, जब लोम्बार्डी मिल गया इटली को, तो जो मध्य इटली का क्षेत्र था
उसमें एकीकरण की भावना आ गई कि हम एक इटली देश बनाना चाहते हैं। तो लोम्बार्डी को जीतने के साथ ही जैसे मध्य इटली में जो है परमा, मेडोना और टस्कनी जो थे, वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद और एकीकरण की भावना जागृत हो गई और उन्होंने पिडमोंट के नेतृत्व में एकीकरण को स्वीकार कर लिया और जनमत संग्रह द्वारा परमा, मेडोना और टस्कनी जो है इटली में शामिल हो गए। वहाँ के लोग इटली में शामिल हो गए। तो अब पिडमोंट तो था ही, नेतृत्व कर रहा था, इसी के साथ लोम्बार्डी भी आ गया, परमा भी मिल गया, मेडोना भी मिल गया और टस्कनी भी मिल गया। तो इतने क्षेत्र अब इटली में शामिल हो गए। तो इस प्रकार यह वाला जो चरण है इसे इटली का दूसरा चरण कहा जाता है, दूसरा चरण। तो फिर से याद रखेंगे, जब मध्य इटली के क्षेत्र मिले हैं तो इसे दूसरा चरण कहा जाता है। अच्छा, यहाँ नोट पॉइंट देखेंगे, जो काबूर है पिडमोंट का प्रधानमंत्री, वो एक बार फिर से फ्रांस की सहायता मांगता है और कहता है कि नीस और सेवॉय क्षेत्र फ्रांस को दे दिए जाएंगे। यानी उसने नीस और सेवॉय क्षेत्र फ्रांस को दे दिए। अब यहाँ पे जो गैरीबाल्डी है ये भी एक क्रांतिकारी व्यक्ति है जो कि इटली का एकीकरण चाहता है और इस गैरीबाल्डी का जन्म हुआ था नीस में। तो गैरीबाल्डी ने फिर क्या कहा काबूर के बारे में कि काबूर ने मेरी जन्मभूमि, यानी उसकी जन्मभूमि क्या थी नीस, को बेचकर मुझे विदेशी बना दिया, क्योंकि नीस और सेवॉय क्षेत्र किसके पास चले गए? फ्रांस के पास। और यहाँ पर नीस में जन्म हुआ था गैरीबाल्डी का, तो ये ज़मीन तो चली गई फ्रांस के पास। तो जन्म के आधार पर देखा जाए तो अब गैरीबाल्डी कहाँ का हो गया? फ्रांस का हो गया। तो इस तरीके से इसने काबूर के बारे में ये कहा, क्योंकि भूमि को काबूर ने बेचा था। अब जो गैरीबाल्डी है जिसका जन्म हुआ था नीस प्रांत में, अब वो दक्षिण इटली का एकीकरण करेगा। तो यह इटली के एक महान दार्शनिक व विचारक मैजनी का शिष्य था। मैजनी वही जिसने यंग इटली बनाई थी। इसने दक्षिण इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती सेना का गठन किया और उसमें 1000 सैनिकों को शामिल किया। तो गैरीबाल्डी ने बनाई है लाल कुर्ती सेना। गैरीबाल्डी ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर जो सिसिली क्षेत्र है और नेपल्स क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसने अब वेनेसिया और रोम को जीतने की योजना बनाई है। अब यहाँ पे जब सिसिली और नेपल्स जो है इटली में शामिल हो गए तो यह भी दूसरे चरण का भाग है, यह भी दूसरे चरण का भाग है। अब यहाँ देखो सिसिली भी शामिल हो गया इटली में और नेपल्स भी। इनको जीता किसने? तो गैरीबाल्डी ने जीता है। अब जो क्षेत्र रह गए हैं वो है वेनेसिया, और वेनेसिया पर कब्जा है ऑस्ट्रिया का। और एक क्षेत्र है रोम, और रोम में है किसकी सेना? फ्रांस की सेना। तो अब इन दो क्षेत्रों को और जीतना है। तो जब ये क्षेत्र इटली में मिल जाएंगे उसी समय इटली का एकीकरण पूरा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं काबूर का कथन क्या था। तो हमें इस पागल गैरीबाल्डी से इटली को बचाना है, ऐसा काबूर ने कहा है। तो काबूर क्यों बोल रहा है? क्योंकि गैरीबाल्डी ने 2 प्रांत को तो जीत लिया है, नेपल्स और सिसिली को तो जीत लिया है। अब गैरीबाल्डी योजना बना रहा है वेनेसिया और रोम को जीतने की। इस वजह से काबूर ने कहा गैरीबाल्डी को पागल, क्योंकि अगर वेनेसिया पर प्रभाव था ऑस्ट्रिया का और रोम पर प्रभाव था फ्रांस का। अगर गैरीबाल्डी वेनेसिया और रोम को जीतने जाता तो उसकी सेना थी मात्र 1000, लेकिन फिर ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों एक साथ मिलकर लड़ते तो इसमें गैरीबाल्डी की हार भी हो सकती थी। इस वजह से उसने उसे पागल कहा। तो अब वेनेसिया और रोम को और साथ मिलाना है। तो अब होगा सेडोवा का युद्ध। तो सेडोवा का युद्ध हुआ 1866 में। ये हुआ था जर्मनी का यानी एक प्रांत, प्रशा ये नेतृत्व कर रहा था। और यहाँ पे था मुख्य रूप से बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया का जो राजा था मेटरनिक, इनके बीच में युद्ध हुआ। अच्छा, इस युद्ध में जो है जर्मनी विजयी हुआ और जर्मनी की जो है सहायता इटली ने की थी। तो अब परिणाम की अगर हम बात करें तो इस युद्ध में जर्मनी विजयी हुआ और जर्मनी का नेतृत्व प्रशा का जो पीएम था बिस्मार्क कर रहा था। अब जो सेडोवा के युद्ध में जो प्रशा जीता है, अब प्रशा यानी जर्मनी की सहायता की थी इटली ने,
तो इटली को जो है इसके कारण वेनेशिया क्षेत्र मिल गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया हार गया जर्मनी से और इटली की सहायता कर रहा है कौन, मतलब इटली सहायता कर रहा है जर्मनी की। तो इस प्रकार जर्मनी ने इटली को ये क्षेत्र दिला दिया जो कि इटली के अंदर ही था, वेनेशिया। तो अब वेनेशिया भी मिल गया, और जब वेनेशिया इटली में शामिल हो गया, ये क्रांति का तीसरा चरण है। इसके बाद होगा सेडान का युद्ध 1870 में। ये प्रिसा यानी जर्मनी, और यहाँ का है जो है प्रधानमंत्री अगर हम बात करें तो बिस्मार्क, और फ्रांस यहाँ का राजा है नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन थर्ड, इनके बीच में होगा। तो अब जो है जो फ्रांस की सेना थी रोम में, रोम यानी इटली में, अब उसे इस युद्ध में आना पड़ा। तो इससे क्या हो गया कि रोम वाला क्षेत्र खाली हो गया, क्योंकि सेना वहाँ से हट गई फ्रांस की, और जो काबूल था उसने जाकर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार रोम भी इटली को प्राप्त हुआ। तो जब रोम प्राप्त हुआ है, इसे क्रांति का चौथा चरण कहा जाता है, यानी सेडान के युद्ध से चौथे चरण की शुरुआत हो जाती है। तो सेडान के युद्ध के परिणाम देखेंगे। इस युद्ध में प्रिसा विजयी हुआ, जिसके साथ इटली द्वारा, यानी जिसका साथ इटली ने दिया था। दूसरा पॉइंट, इस युद्ध में फ्रांस को रोम से अपनी सेना हटानी पड़ी, जिसका लाभ उठाकर पिडमोंट द्वारा, पिडमोंट यानी जो प्रांत है, और यहाँ नेतृत्व तो इसकी तरफ से कौन कर रहा है, काबूल, उसे इटली में मिला लिया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हुआ। नोट पॉइंट देखें, पिडमोंट प्रांत का राजा विक्टर एमेनुअल था। इसने काबूल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। एक बार इस पिक्चर को भी देखते हैं। तो ये है गैरीबाल्डी, जो कि मैजनी का शिष्य था। इसी के द्वारा लाल कुर्ती सेना बनाई गई थी, लाल कुर्ती सेना। ये है मैजनी, जो कि वहाँ का विचारक था, और इसके द्वारा यंग इटली नामक संस्था का गठन किया गया था, यंग इटली। और ये है काबूल, जो कि पिडमोंट प्रांत का प्रधानमंत्री था। तो ये मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।